चैट वाला दिखा देना भैया, है ना। उधर घुमा प्रशांत भैया, क्लास ओवर कितने बजे होगी ये पहली वाली? हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल सब लोगों के? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वेव सारी आके चली जाएंगी और लाइफ विल स्टिल गो ऑन। बस ध्यान रखना अपना अपना, राइट। वॉइस इज नॉट कमिंग। अब तो आ रही है आपको आवाज? यश, आवाज आ रही है? वैष्णवी सर, इसके पहले कितने चैप्टर्स पढ़ाए? चैप्टर एक चैप्टर हो गया, एक राइटिंग सेक्शन का टॉपिक हो गया, एक पोम हो गई। टॉपिक कवर कर लिए हैं अपन ने। हाँ भाई, चलिए। तो अपना कुछ पार्ट बाकी रह गया था पिछले टॉपिक का, ठीक है। तो पिछले टॉपिक का पार्ट क्या बाकी रहा था अपना, कि कुछ एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, फिर एक दो एक्सरसाइजेस करेंगे कि भाई कैसे लिखना है कैसे नहीं, राइट। तो वही चीज अपन इन्विटेशंस जो था उसका थोड़ा सा पार्ट कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल वेंचर इनटू अ न्यू चैप्टर। इंडिगो नाम का चैप्टर है, महात्मा गांधी पे बेस्ड है। चंपारण केस जो हुआ था, राइट, आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा चंपारण के बारे में, शॉर्ट में पढ़ा होगा। यहां हम उसका पूरा उस एपिसोड को देखेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स बिगिन विथ इन्विटेशंस। तो देखो, इन्विटेशन में हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनॉग्रेशन है, राइट। तो इनॉग्रेशन यानी ओपनिंग हो रही है, राइट। तो ये इनॉग्रेशन वाला पार्ट सेंट्रली अलाइंड है, ये बीचों बीच आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सो एमएस का मतलब होता है मेसर्स, ठीक है। ये जो फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं, फर्म्स होती हैं, वो लिखती हैं अपना नाम इस तरह से स्टार्ट करती है। मेसर्स फ्लोरेंस फैशन अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द फ्लोरेंस एक्सक्लूसिव आउटलेट। कहां पे है ये? मुस्तफा रोड, 751 मुस्तफा रोड, बैंगलोर। और उसका इनॉग्रेशन हो रहा है नए सेंटर का, राइट, ऑन सैटरडे द 7th August बाय सिनेस्टार ऐश्वर्या राय। नाउ दिस इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी प्रेजेंस दिखाएं वहां पे, ठीक है। यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी है, कोई वेल नोन पर्सनालिटी है, राइट, तो उनका नाम हम देते हैं, हम बुलाते हैं ताकि अपनी पब्लिसिटी हो, राइट, बड़ा नाम हो, पेपर्स में आए। और जब हम इनविटेशन देते हैं उसमें भी ये चीजें छाप देते हैं, विच इज एन एडेड एडवांटेज, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो भी इनविटेशन रिसीव कर रहा है वो अपनी प्रेजेंस वहां पे जरूर से दिखाएगा, राइट। सो बाय सिनेस्टार ऐश्वर्या राय, ऑल आर कोर्डियली इनवाइटेड। इनॉग्रल डिस्काउंट, आप देखो ये है
आपके काम की चीज, जो लोग वहां पे आएंगे। अब भाई वहां पे जाओगे तो कुछ ना कुछ, इनॉग्रेशन में जाओगे कुछ ना कुछ खरीदोगे, कुछ ना कुछ परचेज करोगे, कुछ ना कुछ वहां पे आप है ना उनके फर्स्ट डे में कंट्रीब्यूट करोगे, राइट। तो देखो इनॉग्रल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल परचेजेस। अब घर की जो महिलाएं होती हैं वो यही चीज देखती हैं, भाई डिस्काउंट कितना मिल रहा है ना। तो ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ये एक है ना जिसे कहते हैं ना कि मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, भीड़ को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए ये पंच लाइन यहां पे दे दी गई है, RSVP फ्लोरेंस फारिया, राइट। तो ये लास्ट में जो ओनर है उनका नाम यहां पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा, RSVP लेफ्ट साइड में आता है, ये ध्यान रखिएगा, डू नॉट फॉरगेट। नेक्स्ट, अब अगर मैं इसी इनविटेशन को इनफॉर्मल तरीके से लिखूं, राइट, ऑन अ पर्सनल नोट, तो डियर निकिता, now Mrs. Florence, Miss Florence Fadia is writing to one of her relatives or friends maybe. So dear Nikita, finally my dream to open an exclusive showroom of my range of designer fashion clothes is in your city has come true. Okay, well, the inauguration is on 7th August 2000 something. Guess who will inaugurate? ये informal language होती है, guess what, right? Guess who will inaugurate? Aishwarya Rai. Who else? You have seen her on Reel, now see her in real. Don't miss it. We'll have an exclusive photograph with her. Do come. Where? Now you don't tell me you don't know that my showroom is on the mall. ठीक है, the mall जगह का नाम है, right? Time 10 AM, dearie. Yours यहां पे आ जाएगा, yours फ्लोरेंस फारिया। अब यहां पे आप ये फ्लोरेंस फारिया में अगर आप ये जो सरनेम है वो ना लिखो इनफॉर्मल में तो भी चलता है इनफैक्ट कि सिर्फ फ्लोरेंस लिखना ही है ना बेस्ट माना जाता है, वाइज माना जाता है, एडवाइजेबल होता है। तो यहां पे फ्लोरेंस फारिया, ठीक है, एक एग्जांपल है, ठीक है, फ्लोरेंस फारिया। फ्लोरेंस सिर्फ आप इतना सा लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ आपका इनिशियल नेम अगर आप इनफॉर्मल स्टाइल में लिख रहे हो तो, राइट। I hope this is clear. Let's jump to something जो हम है ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। Okay, 30th November, on 30th November your school is going to hold its annual sports day. You want Mr. Dhanraj Pillai. Now if you do not know Dhanraj Pillai, man, you are seriously out of context, okay. So Dhanraj Pillai has been one of the pillars of Indian hockey, okay. So Mr. Dhanraj Pillai, a noted hockey player, to give away the prizes to the budding sports persons of the school. Write a formal invitation in about 50 words requesting him to grace the occasion. You are Karuna or Karan, Sports Secretary, Sunrise Global School, Agra. ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये मैंने अपना स्टाइल आपको बताया है। आप चाहें इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपना स्टाइल इसमें थोड़ा सा है ना लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करके थोड़ी चीजें आगे पीछे ऊपर नीचे करके आप लिख सकते हैं। बेसिकली मोटा मोटी जो है वो चीज आपको ऐसी ही रखनी है, सेंट्रली अलाइंड अगर आप लिख रहे हो। Sunrise Global School feels immense pleasure in inviting noted hockey player Mr. that will be a full stop. Mr. Dhanraj Pillai to grace the occasion of its annual sports day. मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप कैपिटलाइज कर दीजिएगा, ठीक है। Annual sports day and to give away prizes to our budding sports persons. Budding मतलब उभरते हुए, budding का मतलब जो उभर रहे हैं, ठीक है। On 30th November 2000 something. From 8:30 AM to 12:30 PM, awaiting a favorable response from your end, Karuna, Sports Secretary. Okay, that's it. इतना सा आपको लिखना है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्यों नहीं आया सर? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि आप करुणा या करण है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, आपको एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ नॉट योर प्रिंसिपल बट as in with the authority of the sports secretary आपको ये इनविटेशन भेजना है। तो आप अपना ही लिखोगे यहाँ पे, करुणा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, करण स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, बस इतना सा, शॉर्ट एंड सिंपल। इनफॉर्मल बड़ा शॉर्ट एंड सिंपल होता है, इसीलिए प्रेफर यही करते हैं।
बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ओरिएंटेशन, आप कौन सा प्रेफर करते हो वो आप फॉर्मल इनफॉर्मल आप लिख सकते हो, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट अ फॉर्मल invitation, you go with the formal format. If it is not given, you can go with either of them. Okay, formal या informal. All right. Okay. He is hockey Olympian. Yes, he is a great hockey player. Okay, right. चलिए next एक और example इसका हम देखते हैं। एक बार इसे गौर से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्कूल का नाम आ गया, फिर यहाँ पे है ना जनरल पोलाइट जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो आपको डिसेंट एक लैंग्वेज यूज करनी होती है। फिर यहाँ पे कौन है जिनको आपने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है, ओकेजन क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइम, डेट, प्लेस वगैरह ये सारी चीजें यहां आ जाएंगी, ठीक है। ये एक कर्टसी आपको लिखनी पड़ती है कि भाई हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जरूर पधारें, आप जरूर हमारे इस ओकेजन को ग्रेस करें, ठीक है। हमारा एक्साइटमेंट है, हमारा मोटिवेशन है, उसको और आप बढ़ाएं अपनी प्रेजेंस से। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। Okay, your friend PV Satish has invited you to attend the wedding of his sister Jaya. You find that you have an important paper of pre-board examination on the day of the wedding, thus you cannot attend the event. Write in about 50 words a formal reply to the invitation expressing your regret. You are Puneet V. Vij या फिर Punita Vij. Okay, M114 Fort Road, Chennai, All India 2017 में एक क्वेश्चन आया था। Alright, तो इसको हम कैसे कर रहे हैं देखिए। Just give me a second, just adjust it and here we go. All right, yes, चलिए। So Mr. Puneet Vij, आप पुनीत जो भी है वो लिख सकते हैं। Sincerely thanks Mr. PV Satish for his kind invitation. थर्ड पर्सन याद रखिएगा, लैंग्वेज जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में होगी क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल इनविटेशन है, थर्ड पर्सन में हम लिखते हैं। सो मिस्टर पुनीत विज, sincerely thanks Mr. PV Satish for his kind invitation to the wedding of his sister Jaya, right? On 23rd January 2000, this हमने वो देखा था, है ना, जो एक शादी का इनविटेशन सबसे पहले हमने देखा था, उसमें भी इसी तरह से था, ठीक है। On 23rd January 2000 something, but regrets his inability to attend due to an important pre-board examination on the day of the wedding. लेकिन बेस्ट विशेस देनी है, so wishing the newly wedded couple a happy married life. Best wishes. This is the address that you write down because it is given in the question paper. छोटा सा बस आपको एड्रेस यहाँ पे लिखना है as it is, जो वहां पे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। हमें फ्रेम करना है बस ये इतना सा, जिसमें से कुछ चीजें तो ऑलरेडी सेट लैंग्वेज होती है जो आपको, है ना, जो आपको एज इट इज उतारनी होती है, राइट। कुछ एक एग्जांपल्स आप देखोगे, आपको अपने आप अभ्यास हो जाएगा। ऑलराइट, okay, see, we all love classes. Please take at least 4 classes in a week. Oh, we all love English classes. Thank you, Prathamesh. I will try my best. All right, so let's now come to the topic of the day. We'll be discussing Indigo. All right, and this is a famous personality. Okay, we all have been taught about him so much since childhood, है ना। तो फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है इनको, महात्मा कहा जाता है इनको, राइट। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, ओके। एंड ही वाज अ बैरिस्टर, ही वाज अ लॉयर, ही वाज यू नो फॉर एटलीस्ट फॉर यू नो लगभग 2 डिकेड्स वो साउथ अफ्रीका में थे। उन्होंने प्रैक्टिस की, वहां पे भी उन्होंने यू नो डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल के खिलाफ बहुत सारा काम किया। एंड देन फाइनली ही मेड एन एंट्री इनटू द इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो, ओके। तो यहां धमाकेदार उन्होंने एंट्री की, राइट, और इंस्टेंट ओवरनाइट हीरो बन गए, है ना। हमारा जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था उसमें एक जिसे कहते हैं कि एक इनडोमिटेबल करेज के साथ इन्होंने एंट्री की और ओवरनाइट, है ना, स्टार बन गए, ओवरनाइट मोस्ट पॉपुलर लीडर बन गए, राइट। और इनका कंट्रीब्यूशन हम बिल्कुल भुला नहीं सकते हैं।
एक छोटा सा इनके जीवन का एक और किस्सा था जो कि बहुत सिग्निफिकेंट बन गया, ठीक है, जो उन्होंने सोचा नहीं था, और वो था चंपारण केस। चंपारण में इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग होती थी। इंडिगो नील की खेती होती है, बहुत खूबसूरत सा ना फ्लावर होता है, ठीक है, बहुत खूबसूरत सा फ्लावर होता है, और उससे नील बनता है। नील जो मम्मी उसमें व्हाइट कपड़ों में, आप लोगों को पता होगा, व्हाइट कपड़े धोने के बाद है ना थोड़ा सा नील दे देते हैं, दैट इज इंडिगो। वो नेचुरली ग्रो किया जाता है और सिंथेटिक भी फिर बनने लग गया था उसी जमाने में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये उसी पे फोकस्ड है, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की गांधी जी ने, इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स वहां पे लिए उन लोगों की कल्चरल और सोशल है ना लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। व्हाट वाज इट, विल गो थ्रू इन दिस चैप्टर। इट्स अ ह्यूज चैप्टर, और ये लेक्चर जो है वो ये चैप्टर हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। 2 लेक्चर्स आज हो जाएंगे और एक हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे इसको, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। इंडिगो, आई एम जय नाहटा एंड वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। क्या किन चीजों पे हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, प्रेडिक्मेंट ऑफ शेयर क्रॉपर्स, उनकी जो है ना आफत थी, उनके लाइफ में जो परेशानियां थी, मुसीबतें थी, ठीक है, उन पे हम बात करेंगे। इंडिगो फार्मिंग बड़ा, इट वाज अ नेमेसिस ऑफ देयर लाइफ, ओके, इट वाज अ नुइसेंस इन देयर लाइफ, इट वाज something that they wanted to get rid of but were not able to, okay, and suppression and oppression है ना, हमने बात की थी कि किस तरह से उनको है ना उनका दमन किया जाता था, उनकी इच्छाओं को रोक दिया जाता था, उनके ख्वाबों को कुचल दिया जाता था, ठीक है। हमने और भी चैप्टर्स में पढ़ा है। यहाँ भी अंग्रेजों ने बुरी तरह से हमारे कल्चर को, हमारे सोशल डिवीजन, हमारे सोशल यूनिटी को है ना बर्बाद करके रख दिया था। हमारे एजुकेशन सिस्टम को सबसे ज्यादा बर्बाद किया किसने? अंग्रेजों ने, ओके। सो दे वर नॉट जस्ट इन्वेडर्स, दे were destroyers, okay, they destructed, right, everything, they destroyed everything, okay। and हमें इतने साल इसलिए लग रहे हैं एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनने में, क्योंकि हमारी जो कल्चरली रिच जो हेरिटेज थी वो खत्म कर दी उन्होंने, राइट, और उसी वजह से हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो सप्रेशन एंड ऑपरेशन तो भाई जैसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार था, है ना, बहुत सारी कंट्रीज पे ऐसा किया उन्होंने, है ना। देन बहुत बड़ा एक मैसेज हम देखेंगे, यू रिनाउंस सेल्फ इंटरेस्ट फॉर ग्रेटर कॉज एंड करेज इज द की। हम देखेंगे किस तरह से आप अपना हित छोड़ के पराये के हित के लिए आप काम जब करते हो, आप एक अलग जोश, एक अलग मोटिवेशन आ जाता है जब आप दूसरों की तकलीफ को दूर करने के लिए काम करते हो। खुद के लिए हर इंसान करना चाहता है और 99% लोग खुद के लिए करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बट देन there is a huge mass of people जो दूसरों के लिए बहुत काम करते हैं। कोविड में हमने देखा, ठीक है, हम अपने आसपास अगर नजर दौड़ाते हैं तो अच्छाई से भरे हुए ऐसे लोग कम हैं, लेकिन है जरूर। वो हर कीमत पे अपने इंटरेस्ट को ताक पे रख देते हैं और दूसरों के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं और उस तरह से काम करते हैं, राइट। सोशल जो उनका एक नोबिलिटी फैलाने का जो एक मकसद होता है वो उसी पे फोकस करते रहते हैं, राइट। खुद का इंटरेस्ट वो ताक पे रख देते हैं। एंड करेज, यस, महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी चीज सिखाई हमें, क्या? यू नीड टू बी करेजियस इनफ टू फाइट योर ओन बैटल। There is nobody who is going to help you fight your battle. अगर कोई इंसान, महात्मा गांधी को पता था कि he would not live for ever, right? इंसान है यानी मॉर्टल है यानी एक ना एक दिन जाना है संसार को छोड़ के। उन्होंने इस बात को इंश्योर किया, भारत का हर इंसान इतना सशक्त बने कि उसे है ना इस लड़ाई को लड़ने में किसी और की सहायता की जरूरत ही ना पड़े। उन्होंने इस बात को इंश्योर किया। उन्होंने ये कूट के है ना हर इंसान के मानस में भरने की कोशिश की, हर भारतीय के मानस में भरने की कोशिश की कि ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी, सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी फियरलेस, यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट एंड सिविल डिसोबीडियंस पहली बार मॉडर्न इंडिया में उस वक्त के अनुसार है ना सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, मतलब बिल्कुल शांत शिष्ट तरीके से आप है ना अवमानना कर रहे हो, आप रिफ्यूज कर रहे हो मानना,
क्या चीज? गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उनकी पॉलिसीज है, जो उनके लॉ है, उसके खिलाफ जा रहे हो, लेकिन बहुत ही सविनय तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विनम्र तरीके से, है ना, अहिंसात्मक तरीके से, हिंसा यूज नहीं करनी. सो दिस इज सिविल डिसोबीडियंस in a civil manner, in a very social, in a very civilized manner. You know, आप कुछ भी, है ना, जाहिलों की तरह नहीं करोगे. ठीक है, ये उनका बेसिक मोटो था. हम इन चीजों पे बात करेंगे कि कैसे फेयरलेस बनाना सिखाया उन्होंने. किसको? सिर्फ, है ना, प्रोमिनेंट पीपल को नहीं, सिर्फ प्रोमिनेंट जाने में जाने पहुंच वाले लोगों को नहीं, जो गरीब तबके के लोग थे, जो गरीब इंसान थे, जो पेजेंट्स थे, कॉमन इंडियन को उन्होंने फेयरलेस होना सिखाया. ये गुरु मंत्र दिया. अगर फेयरलेस हो जाओगे, आजादी आपको हर हाल में मिलके रहेगी. राइट? ओके, उससे पहले लुइस फिशर जो है उनके बारे में जान लेते हैं. लुइस फिशर बेसिकली, है ना, अमेरिकन थे, लेकिन फिर उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया था एक शॉर्ट पीरियड के लिए, और फिर वो बहुत क्लोजली इंडिया के इस सिनेरियो को बहुत क्लोजली उन्होंने ऑब्जर्व किया, और गांधी जी के, है ना, बहुत बड़े फैन थे वो, मतलब बहुत बड़े फॉलोअर थे उनके. ठीक है, अब उन्होंने he was born in Philadelphia, USA, and basically he was a teacher and journalist. Okay, he volunteered in the British Army between 1918 to 1920, and major works: Gandhi and Stalin, 1947; The Life of Mahatma Gandhi, 1950, and Oil Imperialism, 1926. बहुत सारी ऐसी उनकी फेमस रिनाउंड किताबें रही हैं. ठीक है, नाउ इन्होंने बहुत ही, है ना, करीब से इस चैप्टर को ऑब्जर्व किया. ओके, और महात्मा गांधी किस तरह से उन्होंने ये लड़ाई शुरू की, इंडिया की आजादी की, उस पे उन्होंने, ये बुक है, बुक का एक एक्सर्प्ट है जो हमें यहां चैप्टर के रूप में दे दिया गया. लेट्स लुक एट द कैरेक्टर स्केच अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. मैंने इस चैप्टर के हिसाब से ये कैरेक्टर स्केच महात्मा गांधी का लिया है. ठीक है, सिंपल से, है ना, एक फकीर की तरह जिंदगी जीने वाले इंसान थे. ठीक है, संचय करके कुछ नहीं रखते थे. ठीक है, बहुत ही सीधा सिंपल सा जीवन यापन करने का उनका मोटो था. A great hero who fought for the cause of the sharecroppers unconditionally. Fearless and unconditionally, यानी बिना किसी शर्त के. कोई शर्त नहीं थी उनकी कि मैं ये होगा तभी, है ना, युद्ध लड़ूंगा इनका, है ना, बैटल में इनकी सहायता करूंगा. नो, इट वाज अनकंडीशनल. Fearless and upfront, yet very humble. बहुत ही, है ना, बिल्कुल हाजिर जवाब, बिल्कुल मुंह पे सच्ची बात मुंह पे बोलने वाले इंसान, fearless इंसान थे. लेकिन वो भी एक कला थी उनमें कि वो हम्बल रह के, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही शांत, शालीन, शील तरीके से वो क्या करते थे, अपनी बात को सामने रखते थे. अनडिटर्ड बाय द थ्रेट्स ऑफ द ब्रिटिश, बिल्कुल अडिग, है ना, बिल्कुल अड़े हुए रहते थे, अपनी बात पे अटल रहते थे, डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे, ब्रिटिश ने कितने ही जुल्म किए हों. Mingled politics with the common problems of the commoners to find best solutions. उनके पॉलिटिक्स और उनके कल्चरल जो सॉल्यूशंस होते थे, या सोशल जो सॉल्यूशंस होते थे, वो अलग अलग नहीं होते थे. उनके मायने, है ना, एक ही होते थे. उनका बेस एक ही होता था कि बेसिकली इंसान को पॉलिटिकल तरीके से, किस तरह से, है ना, भारत के कॉमन मैन को किस तरह से उसकी प्रॉब्लम का, डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे निजात दिलाया जा सके, उससे उसको मुक्ति दिलाई जा सके. तो वो पॉलिटिकल डिसीजंस भी, है ना, अपनी आसपास में होने वाले, है ना, लोगों के साथ होने वाली जो घटनाएं होती थी या उनकी प्रॉब्लम्स होती थी, उसके साथ अपनी पॉलिटिक्स को मिक्स करके रखते थे. एंड विच इज व्हाई ही वाज यूनिक, ही वाज डिफरेंट. इट वाज टिपिकल हिज, यू नो, his style of, you know, carrying out his political agendas. Believed in making the common Indian fearless and capable enough to fight his own battle. अपना युद्ध स्वयं लड़ो, है ना, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रिलायंट बनो. सेल्फ रिलाइंग अगर आप बन जाओगे, सेल्फ रिलायंट बन जाओगे, तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी. हम यहां देखेंगे कि लास्ट में, ना, एक अंग्रेज को वो हथियार बनाना चाहते हैं. महात्मा गांधी के जो भी एसोसिएट्स होते हैं, उनके सपोर्टर्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी वाज vehemently, absolutely opposing this idea, क्योंकि उनको ये था कि ये युद्ध हमारा है, और अगर हम यहां किसी अंग्रेज को ये सोच के अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे कि हमारी लड़ाई बराबरी की हो जाएगी, तो हम गलत हो जाएंगे, हमारा युद्ध हम यहीं हार जाएंगे.
ये युद्ध हम तभी जीत पाएंगे जब हम अपने बलबूते पे इसको लड़ेंगे। हम भारतीय होके भारत की आजादी का युद्ध लड़ेंगे, तभी हम जीत पाएंगे, हमें आजादी मिल सकेगी। राइट? राजकुमार शुक्ला, नाउ दिस मैन इज अ वेरी, इनके नाम की पोस्टल स्टैम्प्स हैं, ठीक है। He played a significant role. And why did he play a significant role? It was because of his request, his entreaty, his pleadings that Mahatma Gandhi actually agreed to go to Champaran, and hence a very significant part of his life was written there. Okay? वो चैप्टर बहुत, उनकी लाइफ का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था चंपारण वाला। वो नहीं होता अगर राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही सीधे साधारण से, है ना, किसान थे, राइट, भुक्तभोगी थे, है ना, तकलीफ में थे, और अपनी और अपने भाइयों की, अपने फेलो पेजेंट्स की तकलीफ दूर करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कदम उठाया। ठीक है, ही टुक द स्टेप, ही इनिशिएटेड, और कांग्रेस के नेशनल जो उनका कन्वेंशन होता है वहां पहुंच गए। ठीक है, राष्ट्रीय जो समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति की जो भी मीटिंग हुआ करती थी, ठीक है, नेशनल कन्वेंशन जो हुआ करते थे, वहां पहुंच गए और वहां गांधी के बारे में किसी ने बताया, और बेबाक जाके गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि मेरे गांव चलिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलिए, वहां प्रॉब्लम है, हमें उसका निजात हमें ढूंढ के दीजिए। सो इट वॉज बिकॉज ऑफ राजकुमार शुक्ला, अ पुअर पेजेंट, that this entire chapter in Gandhi's life actually took place. As a poor emaciated peasant from Champaran. Emaciated का मतलब क्या होता है? Emaciated का मतलब होता है गरीब, बिल्कुल दुबला पतला, malnutrition का शिकार। He was tenacious and strong-willed, यानी अडिग, है ना, अपने इरादों पे डिटर्मिन्ड, अड़ा हुआ होना, बिल्कुल, है ना, अटल रहना अपने, है ना, इरादों पे, दृढ़ता थी इनमें, मन की संकल्प शक्ति थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड, है ना, बहुत ही उनकी इच्छा शक्ति बड़ी गजब की थी। पेशेंट, बहुत ही पेशेंस था इनमें, बहुत गजब का धैर्य था। एज ही वेटेड फॉर गांधी टू गेट फ्री बिफोर नरेटिंग हिज स्टोरी। अपनी कहानी ऐसे ही जाके बिंदास नहीं सुना दी उन्होंने, वेट किया, गांधी फ्री होंगे तब बताऊंगा, और उसके बाद भी गांधी जी बिजी थे, इसलिए उन्होंने कहा मैं फला फला दिन फ्री होऊंगा, तब मुझसे आके मिलना। He waited, followed गांधी everywhere, जहां जहां गांधी गए वहां वहां पीछा किया इन द सेंस उनके साथ साथ रहे, और फिर जब फाइनली वो फ्री हुए तो अपनी कहानी नरेट की और उनको अपने गांव लेके गए। राइट, अ रेजिलिएंट मैन हु हैड द ऑडेसिटी यानी हिम्मत, साहस, टू स्टेप अप फॉर हिज ब्रेदरन, अपनी जमात के लोगों के लिए, अपने, है ना, अपने बाकी, है ना, जो किसान भाई थे उनको है ना, तकलीफ से, सिर्फ खुद के लिए थोड़ी गए थे, सिर्फ खुद को तकलीफ थोड़ी थी, पूरे, है ना, मतलब जितने भी वहां पे किसान थे चंपारण में, सबको तकलीफ थी, सब, है ना, पीड़ित थे, सबकी पीड़ाओं को खत्म करने का बीड़ा इन्होंने अपने, है ना, कंधे पे उठाया। इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया। गांधी के पास गए और हेंस उनको उस तकलीफ से निजात मिल गई। सो राजकुमार शुक्ला इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। लेट्स लुक एट द थीम। ठीक है, बेसिकली किस थीम पे बात हो रही है, राइट, क्या थीम है इस पूरी स्टोरी की? सो द स्टोरी डील्स विद एन अनइक्वल क्लैश बिटवीन द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स। जो तकलीफ में हैं और जो तकलीफ दे रहे हैं, है ना, जो दलित हैं और जो दमन कर रहे हैं, उन दोनों के बीच एक असमानता का युद्ध है। ब्रिटिशर्स, है ना, स्ट्रॉन्ग है और इंडियंस जो है वो वीक है। पलड़ा किसका हल्का है? पलड़ा हल्का है इंडियंस का। भारी किसका है? ब्रिटिश का। तो इस असमानता की लड़ाई के बारे में ये स्टोरी है। Despite all odds and struggles, the oppressed succeed to thwart the evil intentions of the greedy landlords and the British. Thwart यानी दूर भगा देना, है ना, उसको उखाड़ फेंकना। हर तरह के संघर्ष के बावजूद, चाहे कितना ही सितम कर ले, जुल्म कर ले, है ना, लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश, आखिरकार जीत किसकी हुई? ऑप्रेस्ड की, यानी जिनका दमन किया गया था, जिनको पैरों तले कुचला गया था। ठीक है सर, राइट साइड ऑफ बोर्ड इज नॉट विजिबल, राइट साइड ऑफ बोर्ड इज नॉट विजिबल, व्हाई इज इट नॉट विजिबल, व्हाई, ओके, इज इट नॉट विजिबल, वेट, अच्छा,
I hope it is visible now, right? I hope it is visible now. Okay, yeah. So, sir, Velega, I hope it is visible now. Okay, and I must say you have a nice name, very different, Velega. Okay, okay, right. So, honest and sincere and unrelenting. Unrelenting का मतलब हार ना माने, है ना? छोड़ना नहीं है इस एक पर्पस को उठाया हुआ है, इस एक उद्देश्य को हाथ में लिए हुए हैं, एक पर्पस को मैंने अपने हाथ में लिया है, एक जिम्मेदारी ली है ना? इसको मैं अब छोड़ूंगा नहीं, इसको पूरा करके ही छोड़ना है. सो ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर, वेरी अनरिलेंटिंग एफर्ट्स ऑफ द मासेस एंड द इंडियन लीडर्स एज वेल culminate vicious intentions of the careless British officials and landlords. Intentionally, I use so many new words for the enhancement of your vocabulary. Okay, so take these classes very seriously. बहुत सारे मुश्किल वर्ड्स हमने अभी तक है ना डिस्कस किए हैं इतने सारे लेक्चर्स में, और भी करेंगे, तो टेक अ गुड नोट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. ओके, दे आर गोइंग टू हेल्प यू बिग टाइम. देखिए, कल्मिनेट का मतलब टू एंड, है ना, एंड विशस का मतलब इविल, एंड कैलस का मतलब होता है निर्दयी, मर्सीलेस. तो देखो, बहुत ही ईमानदारी से ना एफर्ट्स किए, केवल जनता ने नहीं बल्कि लीडर्स ने भी. लीडर्स की है ना लीडरशिप में जो है ना नेशनल जो हमारे लीडर्स थे, ठीक है, उनकी लीडरशिप में मासेस ने एफर्ट किए, है ना, लीडर्स ने एफर्ट किए और बहुत सिंसियरिटी से, बहुत ईमानदारी से, खून पसीना एक करके, जान की बाजी लगा के एफर्ट्स किए. एंड हेंस जो ये ग्रीडी लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश जो थे, उनकी इस है ना मतलब दयाहीनता की हार हुई, उनकी इस क्रूअल्टी की हार हुई, और जीत किसकी हुई? ब्रिटिश हमारे जो पेजेंट्स थे उनकी. गांधीज फिलॉसफी ऑफ बीइंग फेयरलेस एंड सेल्फ रिलायंस led to the abolition of the sharecropping system in चंपारण. एबोलिशन का मतलब हटा दिया जाना, त्याग कर दिया जाना, खत्म करना. तो एक्चुअली ये जो प्रथा थी, ये एबोलिश कैसे हुई? गांधी जी का है ना जो सिद्धांत था कि आपको फियरलेस बनना पड़ेगा, आपको सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, आपको अपनी बात बेबाक रखनी है सभ्य तरीके से. इसी फिलॉसफी के कारण अंततः चंपारण का किस्सा जो था, चंपारण का युद्ध जीत गए. फाइनली बहुत सारे और है ना नेशनल फाइटर्स की हेल्प से है ना हम अपने देश को भी आजाद करवाने में सफल रहे, राइट. बट फिलहाल हम इसी चैप्टर पे फोकस करेंगे, शेयर क्रॉपिंग वाली प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे. ओके, चलिए फटाफट अब देखते हैं समरी. तो राजकुमार शुक्ला साहब क्या करते हैं, एक दिन गांधी को अप्रोच करते हैं. शुरुआत ऐसे होती है, ठीक है, गांधी के पास जाते हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल मीट होता है वहां चले जाते हैं, टू हेल्प हिम एंड हिज फेलो पेजेंट्स टू गेट रिड ऑफ द इनजस्टिस डन बाय द ब्रूटल लैंडलॉर्ड्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट चंपारण. चंपारण में है ना जो इनजस्टिस हो रहा था शेयर क्रॉपिंग के नाम पे, है ना. शेयर क्रॉपिंग आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि भाई लैंड है ना, उस पे जितनी भी उपज होगी उसका हिस्सा बांट लिया जाएगा. कुछ ज्यादा है ना, कोई एक व्यक्ति ज्यादा रखेगा, कोई एक व्यक्ति कम रखेगा. लेकिन यहाँ पे कम रखने वाला कौन है? वही जो किसान, वही है जो किसान है, जो पूरी मेहनत कर रहा है. लैंडलॉर्ड के पास बहुत, मतलब लगभग सारा हिस्सा लैंडलॉर्ड के पास, और वो भी बिना किसी मेहनत के, ठीक है, बिना किसी कंट्रीब्यूशन के. तो ये इनजस्टिस हो रहा था. तो राजकुमार शुक्ला अपने और अपने जैसे और किसानों की तकलीफ को दूर करने के लिए गांधी के पास पहुंच जाते हैं. गांधी टेक्स कीन इंटरेस्ट, बहुत ही गहरी रुचि लेते हैं उसकी बात पे, एंड कीन इंटरेस्ट इन द इश्यू and struggles to set the peasants free from the clutches यानी उनके कब्जे से, from the clutches of the British landlords. चंपारण गांधी gets aided by, aided यानी हेल्थ, एडेड का मतलब यहां पे हो गया हेल्थ, ठीक है, एड मिलना, फर्स्ट एड कहते हैं ना, ठीक है. तो गांधी की हेल्प कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर जीबी कृपलानी, प्रोफेसर मलकानी और बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, ठीक है, हम चैप्टर में पढ़ेंगे. उनकी हेल्प से गांधी ये चीज करने में सफल रहते हैं. नाउ गांधी understands the situation and decides to collect more information. तो ये लोग गांधी की हेल्प करने के लिए है ना वहां पे तैयार हो जाते हैं. बहुत सारी है ना सिचुएशन को समझ के बहुत सारी इंफॉर्मेशन और उनको निकालनी होती है,
और वो उस चीज में जुट जाते हैं, उस चीज में लग जाते हैं, राइट। देन क्या होता है कि अब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस की आइडिया वहां पे है ना, उसकी जिसे कहते हैं नींव है ना रखते हैं, और वो सफल भी हो जाता है। So he meets the secretary of the British Landlords Association and the British Official Commissioner of तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन जो है वो मुजफ्फरनगर में है ना, मुजफ्फरनगर का मतलब वो जब मुजफ्फरनगर चंपारण जिस एरिया में आता था, जिस डिवीजन में, वो तिरहुत था, ठीक है, तिरहुत, ठीक है। तो अब वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जो ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय हूं तो सिर्फ भारतीय है ना लोगों का ही सपोर्ट कर रहा हूं और सिर्फ उन्हीं की बात सुन रहा हूं, नहीं, वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो था उससे मिलते हैं, लैंडलॉर्ड के फिर जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे मिलते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि भाई बातचीत से ही मसला अगर हल हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट। ही इज बुलीड एंड आस्क्ड टू लीव, तो कोई उन्हें है ना उनके साथ बुलीड यानी उनके साथ है ना अत्याचार करता है, हाथापाई करने की कोशिश करता है, उनको धकेलता है, धक्का मुक्की करता है, कोई उनको वहां से निकल जाने का है ना फरमान जारी कर देता है, लेकिन वो अड़े रहते हैं, कहते हैं मैं यहां से क्यों निकलूं, मैं तो यहीं का हूं भाई, हेलो चाचा, मैं तो यहीं का हूं, मैं भारतीय हूं, मैं आउटसाइडर नहीं हूं, इट इज यू हु डू नॉट बिलोंग to India, right? So you people are outsiders, not me. I don't need to leave this place because this is India, this is my country, I belong in here. It is you who should leave, right? तो वो मानते नहीं है। He is summoned by the court. फिर क्या होता है, कोर्ट अब नहीं मानते हैं भाई, सरकार उस वक्त उन्हीं की थी, बात नहीं मानी, कोर्ट ने वहां हाजिर होने के लिए फतवा जारी कर दिया, कहा समन्स जारी कर दिए, बोला आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, आपने सरकार की बात की अवमानना की है, राइट। गांधी जी कहते हैं बिल्कुल आ जाऊंगा, बताओ। अब यार सरकार जो ये लीगल दांव पेच होते हैं उनमें तो अच्छे तरीके से वाकिफ थे, क्योंकि खुद क्या थे, खुद लॉयर थे, तो ये जो है ना लीगल है ना कानूनी दांव पेच जो है वो उनको अच्छे से आते थे, सारे पैंतरे उनको पता थे है ना कहां क्या हो सकता है। तो वो अब क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं कोर्ट, कहते हैं हाँ मैं गिल्टी हूं, मुझे सजा सुनाओ। अब यहां पे वो लोग कहते हैं यार ये तो गजब आदमी निकला, खुद ही कह रहा है मैं गिल्टी हूं और मुझे सजा सुनाओ, लेकिन ये लोग सजा नहीं सुनाना चाहते हैं, ये लोग पेनल्टी इंपोज करना चाहते हैं। वो कहता है मैं पेनल्टी किस बात की दूं, मैं यहां का आदमी हूं, आप लोगों के हिसाब से मैंने गलती की है, मैंने जुर्म किया है, मैं मुजरिम हूं ना, ओके आई प्लीड गिल्टी, राइट। जो भी पेंडिंग है वो मुझे स्टेटमेंट सुनाओ, जो भी मेरी सजा है वो मुझे दो, जेल भेजना है भेजो। अब यहां पे जैसे ही पता चलता है आसपास के गांव के लोगों को कि एक महात्मा सा आदमी है ना, लंगोट और एक चादर ओढ़ के एक लाठी लेके बस आ गया है हमारे पक्ष को स्ट्रांग करने के लिए, हमारे लिए लड़ने, भाई फिर तो गांव वाले भर भर के, कोई बैलगाड़ी में, कोई पैदल, कोई है ना कोई दौड़ के वहां पहुंच जाते हैं, चारों तरफ कोर्ट हाउस के चारों तरफ। सिंघम जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जैसे जयकांत शिकरे है ना, आली रे आली आता तुझे बारी आली है ना, वो सिंघम को कोर्ट में जब पुलिस स्टेशन में जाके जैसे वो धमकाता है और चारों तरफ गांव वाले घेर लेते हैं, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, ठीक वही सीन यहां पे होता है। रोहित शेट्टी ने कहीं ना कहीं इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसीलिए वही सीन उन्होंने घुमा फिरा के अपनी फिल्म में डाल दिया। खैर जोक्स अपार्ट, ठीक वैसा ही सीन यहां पे क्रिएट हो गया था, चारों तरफ गांव वाले आ जाते हैं, एजिटेशन करना शुरू कर देते हैं है ना, वहां पे आंदोलन जैसा एक सीन क्रिएट हो जाता है, राइट। और अब ये मुट्ठी भर वहां पे ये लोग ब्रिटिश जो होते हैं वो मुट्ठी भर होते हैं वहां पे ऑफिशियल्स वगैरह, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि भाई कुछ भी गड़बड़ की, चूं चपड़ किया, इस आदमी को है ना खरोंच भी आई तो यहां ये इतने टुकड़े करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा भाई, हमारा तो है ना नेस्त नाबूद कर देंगे, बिल्कुल समाधि बना देंगे यहाँ पे हम, है ना, मतलब हम लोगों की। गांव वालों के उस एजिटेशन को देख के इनकी हालत खराब हो जाती है। ये लोग कहते हैं कि चाचा हेल्प करो, अब हमारी हेल्प करो, है ना, ये जो क्राउड है इसको रेगुलेट करने में। गांधी पोलाइटली हेल्प देम, गांधी जी ने क्राउड को रेगुलेट किया, बोला देखिए आप लोग शांत रहें, ठीक है, जो बातचीत है वो हो रही है, आराम से इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। क्राउड शांत हो जाती है क्योंकि गांधी बोलते हैं,
ठीक है। उसके बाद प्रोसीडिंग्स होती हैं, राइट। सो ही इज समन्ड बाय द कोर्ट, विलेजर्स एजिटेट इन प्रोटेस्ट ऑफ गांधीज प्रेजेंस इन द कोर्ट। गांधी को क्यों बुलाया कोर्ट में भाई, कोर्ट में क्यों लेके आए? Now he is finally set free and the case against him is dropped, hence leading to the first victory of civil disobedience in modern India. उनको आजाद कर दिया जाता है और इस तरह पहली बार सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस की जीत होती है, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री टीचर जैसा नहीं लग रहा हूं मैं। है, अब क्या होता है कि गांधी जी वहां से निकल जाते हैं और अब उनको और मजबूती मिल जाती है उनके इरादों को, है ना। किस चीज के लिए? वहां और ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और ज्यादा फार फ्लंग इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, बड़ी टीम बनाते हैं। अब तो जो वहां पे वो है ना कोहराम मचाते हैं, चारों तरफ है ना इंक्वायरीज होती हैं, चारों तरफ वहां पे है ना रिसर्च होती है, चारों तरफ वहां पे है ना पूछताछ शुरू हो जाती है। उस मुद्दे में उन्होंने ठान लिया था कि मैं एक एक बात ना सामने एविडेंसेस के साथ एक एक बात सामने लाके रखूंगा, राइट। तो एविडेंसेस जरूरी थे क्योंकि ये खुद क्या थे, ये खुद एक लॉयर थे, इनको पता था एक एक चीज रिटन होनी चाहिए, एक एक चीज का सबूत होना चाहिए ताकि हमारा पक्ष मजबूत हो। So eventually an inquiry commission is set up to look into the case of the sharecroppers, and finally in the wake of all evidences the landlords agreed to return the money and lands back to the peasants. यहां ये एक बहुत बड़ी हार थी, शेर के मुंह से निवाला निकालने बराबर था। क्यों? एक तो ब्रिटिशर्स का राज था, दूसरा लैंडलॉर्ड्स अत्याचार कर रहे थे। ताकत किसकी थी? सरकार किसकी थी? ब्रिटिश की। लेकिन फिर भी उन्होंने जो पैसा इनसे लूटा था, जो शेयर क्रॉपर्स थे उनसे जो पैसा लूटा था, ना केवल वो पैसा वापस उनके जबड़ों से निकाल के ले आए, बल्कि लैंड भी वापस इनको है ना उन्हीं पेजेंट्स को देनी पड़ी। गांधी then sets out to improve the social and cultural condition of the villagers. यहां चंपारण का केस क्लोज हो जाता है, लेकिन गांधी जी का मिशन पूरा नहीं होता है, ठीक है। गांधी जी अब वहां के बैकवर्डनेस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्व की यहां पे सोशली कल्चरली बहुत बैकवर्डनेस है, अभी भी बहुत पिछड़ापन है। लोगों के है ना जो पर्सनल लाइफ है वो हाइजीनिक नहीं है, ठीक है। सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। इन एरियाज को इंप्रूव करने का है ना इंप्रूव करने की वो कोशिश करते हैं। So it's an irony in English class we are learning history. History plays an important part. Okay, history भी लिखी गई थी इंग्लिश में, इसलिए इंक्लूड कर लिया। Gandhi then sets out to improve the social and cultural condition of the villagers. Several volunteers, including Gandhi's son and wife कस्तूरबा गांधी, come forward. तो वो volunteers के लिए अपील करते हैं and नो सरप्राइजेस, वहां पे बहुत सारे वॉलंटियर्स आ जाते हैं। कोई टीचर बन जाता है, पढ़ाने के लिए आता है, कोई है ना अपनी मेडिकल फैसिलिटी सर्विसेज देने के लिए आ जाते हैं, कोई है ना वहां पे अलग अलग तरीकों से हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, कोई फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए आ जाता है। गांधी की फैमिली भी वहां आ जाती है, उनके सबसे छोटे बेटे, ठीक है, देवदास, और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी वहां पे आ जाते हैं, ठीक है, चंपारण में। स्टेप्स शुरू किए जाते हैं, प्राइमरी स्कूल्स खोली जाती हैं, ठीक है, डॉक्टर की हेल्प ली जाती है वहां पे मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, वहां पे टीचर्स हायर किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वहां मुहैया करवाई जाती है उनको, ये सारी फैसिलिटीज। नाउ गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थिंक ऑफ टेकिंग चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज टू देयर साइड। तब क्या होता है कि एक वहां पे पैसिफिस्ट होते हैं, ठीक है, जो शांति है ना स्थापित करने के लिए, शांति दूत जिसे कहते हैं, अलग अलग कंट्रीज के बीच में जब है ना ऐसे स्टिफ सिचुएशन होती है तो शांति स्थापित करने के लिए शांति दूत पैसिफिस्ट है ना अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये मिस्टर एंड्रूज जो थे वो एक पैसिफिस्ट थे। वहां वो आते हैं और गांधी जी के भक्त बन जाते हैं, लिटरली, राइट। गांधी के आर्डेंट फॉलोअर बन जाते हैं। और फिर क्या होता है कि इनकी ड्यूटी यहां खत्म हो रही होती है, ब्रिटिश सरकार उनको फिजी आइलैंड्स भेज रही होती है नई ड्यूटी के लिए। तो वो बस फेयरवेल ना गुड बाय बोलने आते हैं, और गांधी जी के जो फ्रेंड्स थे, लॉयर फ्रेंड्स, वो सोचते हैं यार ये अंग्रेज है, ये अगर हमारे पक्ष में आ जाएंगे, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं ये, तो हमारा पक्ष मजबूत हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने इस बात को अपोज किया, राइट। गांधी एडमोनिशेस देम एंड आस्क्स देम टू चेंज देयर माइंड। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना। गांधी ने इस बात पे अपने फ्रेंड्स को फटकार लगाई कि एक अंग्रेज हमारे पक्ष में आ जाएगा तो क्या हम मजबूत हो जाएंगे, क्या हम ये युद्ध जीत जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता।
अपना नजरिया बदलो. सो ही एक्सप्लेन्स दैट they should seek they should not, okay, add a not here, they should not seek a prop in an English to fight their battle against the British Empire. भाई ये एक असमानता की लड़ाई है. अगर हम एक अंग्रेज को अपने पक्ष में ले लेंगे, सिर्फ एक अंग्रेज को, तो क्या हम अंग्रेजों के बराबर हो जाएंगे? कतई नहीं, राइट? सो सेल्फ रिलायंस शुड बी द ओनली वेपन विद विच दे शुड फाइट एंड विन बैटल. ये भारत की लड़ाई है और भारतीय लोगों को लड़नी है. अगर लड़ना है तो इसमें आत्मनिर्भर होके ही लड़ा जा सकता है, खुद के बलबूते पे ही लड़ा जा सकता है. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर कॉपर्स वर ऑल इंटरट्वाइंड. उनके डिसीजंस 3 बेसिक चीजों पे बेस्ड होते थे. क्या क्या? एक तो आत्मनिर्भरता, भारत की आजादी और शेयर क्रॉपर्स की मदद. ये सारी चीजें एक दूसरे में मिक्स थी. इन सारी चीजों को मिक्स करके उन्होंने अपने आजादी की रेसिपी तैयार की थी, राइट? तो ये लड़ाई लड़ने का इनका जो एजेंडा था वो इन चीजों पे बेस्ड था. नाउ लेट्स जंप इनटू द एक्चुअल टेक्स्ट एंड द एक्चुअल टेक्स्ट इज दिस. आप अपनी बुक्स खोल के रखें. इसका स्क्रीनशॉट या ये रिकॉर्डिंग आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन बुक्स खोल के रखें और आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं. ओके, दैट हेल्प्स, दैट रियली हेल्प्स. ओके, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं कि वॉलंटियर मींस वॉलंटियर नहीं होता बेटा, वॉलंटियर होता है. वॉलंटियर का मतलब होता है जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि स्वयं सेवक, जो खुद अपनी तरफ से है ना चला के. अरे आप लोगों ने स्कूल फंक्शंस वगैरह में वॉलंटियर की है ना भूमिका निभाई होगी, है ना, आप लोगों को हेल्प करने, उनको एस्कॉर्ट करने की, है ना. वो अलग अलग ना डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे ड्यूटी लगती थी आप लोगों की, आप हेल्प करते थे गेस्ट की वगैरह की. वॉलंटियर करते हैं यानी आप अपनी तरफ से अपनी सेवाएं देने के लिए खुद चला के है ना पहल करते हो, उसे कहते हैं वॉलंटियर, है ना, उन्हें वॉलंटियर कहते हैं. ओके, सो ये अब जो लुइस फिशर है वो लिख रहे हैं. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in Central India, he said, I will tell you कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि अब है ना urge का मतलब क्या होता है? urge का मतलब होता है try earnestly to persuade and convince someone to do something, है ना, कि मैं अब इनको मना के कन्विंस करके रहूंगा कि भारत छोड़ो. How I urged the departure of British, it was in 1917. गांधी कहते हैं मैं आपको बताता हूं किस तरह से मैंने ये है ना ये मानस बना लिया कि अब इनको यहां से हटा के ही रहेंगे. तो हुआ क्या कि गांधी जी 1916 के एनुअल कन्वेंशन में मीटिंग, ठीक है, एनुअल मीटिंग में गए हुए थे, कांग्रेस की एनुअल मीटिंग में गए हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में 1916 दिसंबर में मीटिंग थी. वहां 2301 डेलीगेट्स कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग एरियाज के, अलग अलग फिलॉसफी के, अलग अलग है ना नॉलेज, अलग अलग जिसे कहते हैं कंट्री के, है ना, अलग अलग लोग आए हुए थे, ठीक है. 2300 लोग आए हुए थे और बहुत सारे विजिटर्स थे. अब प्रोसीडिंग्स के दौरान वो वहां पे कार्रवाई वगैरह चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, मुद्दे डिस्कस हो रहे थे. इस दौरान क्या होता है कि गांधी जी याद करते हुए बताते हैं कि एक पेजेंट वहां पे आया. पेजेंट यानी किसान, एक किसान वहां पे आया और वो बिल्कुल आम किसान की तरह लग रहा था, बिल्कुल गरीब, इम्पोवरिश्ड, है ना, बिल्कुल मीक, हम्बल और दुबला पतला, जैसा कि गरीब किसान दिखता था वैसा ही था. तो वो किसान वहां पे आया, पुअर एंड एमासिएटेड, और कहता है कि आई एम राजकुमार शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट. मैं राजकुमार शुक्ला हूं, चंपारण से हूं, चाहता हूं आप मेरे साथ वहां आए. कहां आए? मेरे गांव आए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में चले. गांधी जी ने कभी ये नाम सुन नहीं रखा था इस जगह का. कहां था? बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी, है ना, नेपाल के ठीक पास हिमालय की गोद में बसी हुई, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा गांव है, बिहार में. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट वहां पे चंपारण में क्या था, ये जो पेजेंट्स थे ये शेयर क्रॉपर्स थे, सोलली अपनी लैंड पे अपना अधिकार नहीं जमा पा रहे थे, ये शेयर क्रॉपिंग करते थे. शेयर क्रॉपिंग किसकी? इंडिगो, बेसिक वहां पे कमर्शियल क्रॉप थी, ठीक है. राजकुमार शुक्ला भी एक इलिटरेट आदमी था लेकिन बड़ा रिजोल्यूट था, उनमें से एक था लेकिन रिजोल्यूट था, डिटर्मिन्ड
ठीक है। वो वहां पे इसलिए आया था क्योंकि किसी ने कहा कि जाओ, वो कंप्लेन करने आया था कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कहां पे अन्याय हो रहा है? हमारे साथ अन्याय हो रहा है चंपारण में, ठीक है। चंपारण में हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, वहां पे आइए और हमारी मदद कीजिए। तो ये बात सुनते ही गांधी जी को लगता है यार सच में इस बंदे के साथ क्या हो रहा है, इस बंदे के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन हाथों हाथ वो उठ के जा नहीं सकते थे। जब वो वहां पहुंचे तो डायरेक्टली गांधी के पास नहीं पहुंच पाए। वो ऐसे इधर उधर भाई लोगों से, आम जनता जो थी वहां पे, उनसे वो बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कौन किससे सोल्यूशन मांगू किससे नहीं। तो कोई उनको सजेस्ट करता है राजकुमार शुक्ला जी को, गांधी से मिलो, एकमात्र आदमी जो तुम्हारी बात सुनेगा और समाधान ढूंढ के देगा, कुछ कर सकता है अगर कोई तो वो गांधी है, गांधी से मिल लो। तो कांग्रेस को उस सेशन में आया था कंप्लेन करने के लिए कि हमारे साथ लैंडलॉर्ड सिस्टम के तहत बिहार में इनजस्टिस हो रहा है। तो somebody had probably said speak to गांधी, गांधी से बात। गांधी बताते हैं कि शुक्ला है ना, शुक्ला ने गांधी शुक्ला को बताते हैं कि मेरा एक कानपुर, नाउ दिस इज कानपुर, ओके, दिस इज कानपुर। ब्रिटिश ने क्या किया था, हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया। इतना खूबसूरत नाम थे, है ना, बर्बाद कर दिए। बंगालियों में स्पेशली, ठीक है, मुखोपाध्याय को मुखर्जी कर दिया, चट्टोपाध्याय को, उपाध्याय थे नॉलेजेबल पीपल, ब्राह्मण्स थे, ठीक है, उनको चैटर्जी कर दिया, ठीक है। गंगोपाध्याय उसको गांगुली कर दिया, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस कर दिए उन्होंने। ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर नाम था, टैगोर कर दिया। क्यों? उनकी जुबान प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी, ठाकुर, राइट, तो वो बोल नहीं पाते थे। उन्होंने अपने प्रोनाउंसिएशन के, है ना, सहूलियत से उन्होंने चेंज कर दिया, तो टैगोर कर दिया, राइट। ऐसे बहुत सारे उन्होंने चेंज किए। तो उनमें से एक था कानपुर का नाम कानपुर कर दिया, ठीक है। तो वो गांधी बताते हैं कि मेरा एक अपॉइंटमेंट, गांधी शुक्ला को कहते हैं मेरा एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, फिर मैं बाकी हिस्सों में जाने के लिए बाध्य हूं। मैंने पहले से प्लान बना रखा है भाई, वो इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था वो फैलाना था। शुक्ला हर जगह उनके साथ जाते, इतना रेजोल्यूट आदमी था, इतना रेजिलिएंट आदमी था, इतना डिटर्मिन्ड आदमी था, चुपचाप उनके साथ यात्राओं पे, है ना, गया कि भाई जब टाइम देंगे, कभी ना कभी तो टाइम देंगे, तब इनको अपने गांव ले जाऊंगा और दिखाऊंगा हालत। Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram for weeks and never left Gandhi's side. Fix a date, he begged. कहते हैं गांधी जी एक तारीख दे दीजिए, बापू एक तारीख दे दीजिए, ठीक है, मुझे डेट पे जाना है आपके साथ, अपने गांव, डेट पे जाना है अपने गांव, ठीक है, और अपने गांव ले जाके आपको बताऊंगा हमारी क्या दुर्दशा हो रही है। We live literally in hell. Okay, our predicament, you got to see that. आइए और देखिए हम किन हालातों में जी रहे हैं। तो कहते हैं एक तारीख फिक्स कर दो मालिक, प्रभु एक तारीख फिक्स कर दो। इंप्रेस हो जाते हैं उसकी टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब क्या होता है? होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। टेनासिटी का मतलब होता है गजब की इच्छा शक्ति, डिटर्मिन्ड होने की एबिलिटी। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिटर्मिन्ड एंड परसिस्टेंट, है ना, बिल्कुल लगे रहना किसी एक लगन के साथ, किसी एक, है ना, उद्देश्य के पीछे, वो काबिलियत थी। तो उससे इंप्रेस हो जाते हैं कि यार गरीब सा इंसान है ना, एक किसान, और इतनी ज्यादा इसमें, है ना, दृढ़ संकल्प शक्ति। तो वो इंप्रेस हो जाते हैं। गांधी कहते हैं मेरा कलकत्ता में एक फला फला तारीख को एक, है ना, एक वहां पे प्रोग्राम है, वहां मीटिंग है, वहां आना, और वहां से फिर वेस्ट बंगाल और बिहार पास में ही है, वहां कलकत्ता आ जाना, वहां से मुझे तुम जहां चाहे, जहां कहोगे वहां चल लेंगे, ठीक है। वहां इस फला फला तारीख को पहुंच जाना। गांधी जी से पहले राजकुमार शुक्ला वहां पे पहुंच जाता है, और वहां पे ये इस तरह से, है ना, घुटने, है ना, सिकोड़ के बैठा रहता है बेचारा, कई दिनों तक बैठा रहता है, मतलब लिटरली ऐसे ही नहीं, मतलब वेट करता रहता है ना। हमने देखा होगा ना, गरीब लोग अक्सर ऐसे ही बैठते हैं चुपचाप से, वेट करते करते सड़क के किनारे या कहीं भी, तो वो वैसे ही बैठा रहता है कि जब तक आके आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करोगे, नहीं चलोगे मेरे साथ, तब तक बैठा हूं मैं। इंतजार करता है लंबे समय तक, फला फला तारीख से पहले ही पहुंच जाता है जब गांधी को पहुंचना था। मंथ्स पास, शुक्ला वो स्टेरिंग ऑन हिज हॉन्चेस, स्टेरिंग ऑन हिज हॉन्चेस यानी इस तरह से बैठे रहना, ठीक है, एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा। At the appointed spot in Calcutta, right? When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. अभी भी पेशेंस, गांधी जी के आते ही सीधा पट 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 अपनी बात नहीं बताई, होल्ड ऑन,
धैर्य है इस आदमी में, और गजब का धैर्य है इस आदमी में। तो गांधी वहां आए, अपना काम पूरा किया, तब तक वेट किया राजकुमार शुक्ला ने, और उसके बाद फिर दोनों है ना ट्रेन में चढ़ के पटना की तरफ निकल पड़ते हैं। पटना से फिर मुजफ्फरनगर जाएंगे जहां उसका गांव था। There Shukla led him to the house of lawyer named राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वही व्यक्ति थे जो आगे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस के और फिर भारत के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद टाउन से बाहर गए हुए थे। सर्वेंट्स, उनके नौकर जो थे घर पे, वो जानते थे कि ये राजकुमार शुक्ला है, ये एक गरीब किसान है। ठीक है, कॉमन मैन है, एक गरीब किसान है। ये हमारे मालिक को शेयर क्रॉपिंग वाली प्रॉब्लम्स के साथ पेस्टर करता रहता है, उनको अनॉय करता रहता है, उनको इरिटेट करता है, परेशान करने आ जाया करता है हर कुछ एक दिन में। ठीक है, तो नौकर जानते थे, नौकरों ने कहा यहीं बैठ जा, घर के अंदर नहीं आने दिया, यहीं बैठ जा, बाहर पोर्च जो था, बाहर जो लॉन था, वहीं बैठ जा यहीं पे। और गांधी जी की वेशभूषा देख के उन्होंने सोचा ये भी गरीब आदमी है, इसके साथ आया है, तू भी वहीं बैठ जा भाई। राइट, उनको नहीं पता था ये महात्मा गांधी कौन है, क्या है, इनका रुतबा क्या है, नहीं पता था। गांधी जी सिंपल से ना ड्रेसअप में थे, बोला तू भी यहीं बैठ जा। सोचा ये भी गरीब आदमी है, लेकिन उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी नहीं निकालने दिया। उन्होंने सोचा ये अछूत है। अब गांधी सोचते हैं तेरे को क्या पता भाई कि मैं अछूत हूं या अछूत नहीं हूं, क्यों पानी क्यों नहीं निकालने दिया? अगर तेरे छुई हुई बाल्टी से है ना कुछ बूंदे कुएं में गिर जाएंगी तो पूरा पानी का स्रोत, पूरा पानी का सोर्स पोल्यूट हो जाएगा। छुआछूत वगैरह उस वक्त बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है, सो बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है पेजेंट, फार्मर। मैंने यहां लिखा है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी। अ पेजेंट, अ फार्मर। ठीक है, हु पेस्टर्ड, पेस्टर्ड का मतलब ट्रबल और अनॉय, परेशान करना, इरिटेट करना। तो वो जानते थे कि ये एक आम किसान है जो कि हमारे मालिक को है ना शेयर क्रॉपिंग में हेल्प करने के लिए, उस प्रॉब्लम में हेल्प करने के लिए, जो भी इंजस्टिस हो रहा है उसमें हेल्प करने के लिए हमारे मालिक को हर कुछ एक दिनों में परेशान करने आ जाया करता है। राइट, तो वो कहते हैं यहीं ग्राउंड पे ही बैठ जा घर के बाहर। लेकिन गांधी को कहते हैं कि तू भाई पानी मत निकालियो, पानी गंदा हो जाएगा। गांधी whom they took to be another peasant, but Gandhi was not permitted to draw water। पानी नहीं निकालने दिया, क्यों? फ्रॉम द वेल, अन्यथा कुछ बूंदे बकेट की उसमें गिर के पानी के पूरे स्रोत को गंदा कर देती, पोल्यूटेड कर देती, दूषित कर देती। तो ये क्या बात हुई भाई, इसको कैसे पता कि मैं अछूत हूं या अछूत नहीं हूं? इन्होंने जज कर लिया मेरे को। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। वहां से क्या हुआ कि मुजफ्फरपुर जाने का प्लान बनाते, विच वॉज ऑन रूट। ऑन रूट का मतलब होता है ऑन द वे, ऑन द रूट। ठीक है, टू चंपारण। तो देखो ये वो लोग अभी कहां है? पटना में है। ठीक है, ये पटना है और ये चंपारण है। रास्ते में है ना मुजफ्फरपुर आता है। ओके, तो वो लोग मुजफ्फरपुर जाते हैं। So Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was able to provide or impart। Impart का मतलब होता है provide, है ना, अवेलेबल करवाना। तो कितनी वो अवेलेबल करवा सकते हैं इंफॉर्मेशन, है ना, जितनी राजकुमार शुक्ला दे सकते थे उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इसीलिए क्या होता है कि वो कहां चला जाता है, वो गांधी जी कहां जाते हैं? पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं कि भाई वहां बेस बनाते हैं अपना, और वहां से हेडक्वार्टर्स बना के वहां से अपन और ज्यादा सॉलिड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। वहां उनकी मुलाकात किससे होती है, कौन रिसीव करता है? प्रोफेसर जेबी कृपलानी। प्रोफेसर जेबी कृपलानी जो थे वो आर्ट्स कॉलेज के हेड थे और वहां आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, और उनकी मुलाकात हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन स्कूल में। गांधी जी प्रोफेसर जेबी कृपलानी से मिले थे, है ना, कलकत्ता में जो इनकी रविंद्रनाथ टैगोर की जो स्कूल है शांति निकेतन, वहां इनकी मुलाकात हुई थी। तो वो जान पहचान थी, तो उन्होंने कहा भाई मैं वहां आ रहा हूं, आप भी वहीं पे हैं, मुझे है ना आप मिलने आ जाइए, मुझे सहायता की जरूरत होगी, है ना। ही नीडेड पीपल, ही नीडेड मोर पीपल एक्चुअली, कि भाई इन लोगों से मुझे है ना हेल्प मिल सकती है। पढ़े लिखे लोग थे, जान पहचान वाले लोग थे ना। रात को 12 बजे मिडनाइट पे 15 अप्रैल 1917 को वो ट्रेन वहां पे पहुंचती है ना। कृपलानी जी जो है वो वहां स्टेशन पे बच्चों के एक बहुत बड़े हुजूम के साथ वहां पहुंचते हैं और उनका स्वागत करते हैं। गांधी जी 2 दिन तक है ना कहां रुकते हैं? प्रोफेसर मलकानी के यहां रुकते हैं। प्रोफेसर मलकानी वहां पे एक स्कूल टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे। ठीक है, सर प्लीज राइट P at the place of A।
एज पी रिप्रेजेंट पटना। अरे यार समझ लो ना भाई, भावनाओं को समझो हिमांशु, ट्राई टू अंडरस्टैंड यू नो माई फीलिंग्स। ओके, गांधी जी, गांधी की तो बेइज्जती हो गई ना, ना गांधी की बेइज्जती नहीं हुई यार, एक आम माइंडसेट था कि ये भी गरीब इंसान होगा, और गांधी डिड नॉट माइंड दैट कि भाई मुझे एक गरीब किसान मान लिया। गांधी जी को उस बात से कोई फर्क, गांधी को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुझे एक आम किसान क्यों माना, ईगो नहीं था ना। ठीक है, बहुत अलग बातें हैं, बाद में किसी दिन बात करेंगे। खैर ना, अब क्या होता है कि अब ये साहब है ना प्रोफेसर मलकानी के यहां, है ना प्रोफेसर मलकानी वहां पे उन्हें अपने घर में 2 दिन के लिए रुकवाते हैं। ठीक है, वो वहां रुकते हैं, 2 दिन उनके घर रुकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक गवर्नमेंट, एक पब्लिक सर्वेंट, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक गवर्नमेंट टीचर स्वराज को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को अपने घर में शरण दे रहा है। उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आम इंसान घबराया हुआ होता था। ठीक है, नॉट टू मेंशन अबाउट गवर्नमेंट पीपल, राइट, गवर्नमेंट यू नो सर्वेंट्स, वो तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि भाई सरकारी नौकरी चली जाएगी। आम इंसान डरा हुआ होता था कि कहीं ऐसे आदमी को शरण दे दी जो स्वराज का सपोर्टर है, हमें या तो मार दिया जाएगा या ना जेल के सलाखों के पीछे, या फिर हमारी सारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको है ना क्रिपल्ड कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। तो इस बात के डर से कोई है ना शरण नहीं देता था, कोई सपोर्ट नहीं करता था। So it was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor, harbor का मतलब होता है to provide refuge or shelter या to hide, कि भाई अपने घर में छुपने के लिए, अपने घर में रहने के लिए, है ना एक बार गुप्त रूप से रहने के लिए हाँ भर दी, जगह दे दी। बहुत बड़ी बात थी एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. Advocate के यहां पे मतलब, यहां एडवोकेट का मतलब लॉयर नहीं है, यहां एडवोकेट का मतलब है सपोर्टर। ठीक है, सपोर्टर। तो होम रूल, स्वराज को सपोर्ट करने वाले लोगों को आम आदमी अपने घर में शरण दे दे, ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि छोटी लोकेलिटीज में इंसान डरता था। नाउ द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट यानी उनका वहां पे आगमन, उनका वहां पे अपीयरेंस, उनकी उपस्थिति। ठीक है, द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, उनका क्या मिशन था, किस पर्पस से वो वहां आए थे, ये बात जब लोगों को पता चलती है तो लोग भर भर के है ना वहां पहुंच जाते हैं। राइट, ये बात बहुत तेजी से वहां फैल जाती है कि भाई एक आदमी है ना फकीर नुमा एक आदमी है बिल्कुल, और वो हमारे लिए, हमारा युद्ध लड़ने के लिए आया है। तो भाई चलो देखते हैं कौन है ऐसा आदमी अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के हमारे लिए लड़ने आया है। वहां लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, एंड स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड चंपारण, शेयर क्रॉपर्स है ना चंपारण से अलग अलग तरीके से वहां आने लग जाते हैं अपने चैंपियन को देखने, अपने उस मसीहा को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स जो हैं दे कॉल्ड ऑन का मतलब होता है टू मीट, कॉल ऑन का मतलब होता है टू मीट, कॉल ऑन का मतलब कॉल करना नहीं, कॉल ऑन का मतलब होता है मीट करना, मिलना, मुलाकात करते हैं गांधी से और बताते हैं कि हम फ्रीक्वेंटली इन पेजेंट्स के हम है ना इन पेजेंट्स का हम प्रतिनिधित्व करते हैं कहां, कोर्ट में, और हम ये केसेस लड़ते हैं, ये हालात है, और ये इतनी फीस चार्ज होती है। अब जैसे ही गांधी को पता चलता है कि ये लोग फीस भी लेते हैं इन गरीबों से, तो वो उनको फटकार लगाते हैं। चाइडेड देम, चाइड का मतलब होता है स्कोल्ड, रिब्यूक। सो गांधी चाइडेड देम when they told about the amount of their fee that they charged from these poor people। भाई चमड़ी बेच के अपनी मतलब इस समस्या से निकलने के लिए अपनी चमड़ी बेच के वो पैसा दे रहे थे, लिटरली, राइट। मतलब पैसे की कमी है, सॉरी, अन्याय होता जा रहा है, फिर भी लड़ाई लड़ने के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, कोर्ट रूम में जाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता, इन्हें लॉयर हायर करने पड़ते, और लॉयर हायर करने के लिए इनको पैसे देने पड़ते। तो वो जब फीस बताते हैं तो गांधी जी उनको फटकार लगाते हैं कि भाई इन गरीबों से आप पैसा चार्ज कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं हमें लॉ कोर्ट में जाना बंद करना पड़ेगा, राइट। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, टेकिंग सच केसेस टू द
कोर्ट डज लिटिल गुड। हमें कोर्ट जाना बंद करना पड़ेगा। कोर्ट जाने से इनका फायदा नहीं, इनका क्या हो रहा है, इनका नुकसान हो रहा है। कैसे? कोर्ट जाते हैं तो ये पैसा इनको चुकाना पड़ता है, आप लोगों को फीस देनी पड़ती है ना, और उसका पैसा, उसका इंतजाम इनके पास होता नहीं है। सो वी हैव टू स्टॉप गोइंग टू द कोर्ट्स, लॉ कोर्ट्स, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि जहां पेजेंट्स इतने ज्यादा क्रश्ड हैं, इतने ज्यादा फियर स्ट्रिकन, डरपोक हैं, भयभीत हैं, इतने ज्यादा दलित हैं, इतने पैरों तले कुचले हुए हैं, लॉ कोर्ट जाना यूजलेस है ना, बेईमानी है। असली रिलीफ कब मिलेगा? जब ये इस डर से मुक्त हो पाएंगे। फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो उनको बताते हैं कि भाई ये तरीका गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे, अब कोर्ट नहीं जाएंगे। अब वहां पे शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम होता है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ज्यादातर एरेबल लैंड जो होती है, एरेबल यानी जहां जो उपजाऊ धरती होती है, ठीक है, उपजाऊ लैंड जो है, ये रहा, फर्टाइल, सुटेबल टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। तो एरेबल लैंड जो है वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म एंशिएंट अरेंजमेंट के तहत वो शेयर क्रॉपिंग में होती है, ठीक है। शेयर क्रॉपिंग होती है वहां पे। शेयर क्रॉपिंग कैसे होती है? देखो, ये लैंड है, इसका 15% हिस्सा जो है इस पे आपको उगाना है इंडिगो, बाकी पे आप उगाओगे फूड क्रॉप। फूड क्रॉप का ज्यादातर हिस्सा शेयर जाएगा किसको? ये शेयर जाएगा, ये जो फूड क्रॉप है ना, समझने के लिए ऐसे कर देता हूं, ये जो फूड क्रॉप है इसका हिस्सा जा रहा है ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स को, और ये जो थोड़ा सा हिस्सा बच रहा है वो जा रहा है फार्मर्स को। ये जो लैंड है, 15% जो लैंड है जिसपे आप फूड क्रॉप नहीं उगा सकते, इंडिगो उगाना है, ये पूरा का पूरा किसको जाएगा? ये जाएगा अंग्रेजों के पास, यानी लैंडलॉर्ड्स के पास। क्यों? रेंट। ये बिल्कुल वैसे ही है भैया, आपके घर में लिटिल गुड का मतलब, व्हाट्स लिटिल गुड? लिटिल गुड का मतलब होता है कि जिसमें अच्छाई कम हो, जिसमें कुछ अच्छा होना कम हो, जिसके कारण अच्छा नहीं हो रहा हो, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ ईगो? अहम, आपके मन का अहंकार। ईगो हर्ट हो जाता ना कई बार, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, दैट इज आपका अहम, आपके मन में वो जो एक झूठा अहंकार है कि मैं ऐसा थोड़ी हूं, वो वाली चीज, ठीक है, या मैं ऐसा हूं, वो वाली चीज, ठीक है। खैर, अब देखो क्या है, ये ऐसे समझो आपका घर किसी ने कब्जा कर लिया, उस पे आप रह रहे हो, आपको साफ सफाई करनी है, आपको सारी व्यवस्थाएं करनी है, आपको खाना बनाना है, आपको उनकी है ना आवभगत करनी है, और बदले में वो आपसे क्या कर रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो आपसे इन सब चीजों के अलावा आपसे रेंट भी मांगते हैं। कौन? जो आपके घर में आ गए हैं। वाओ, है ना, फेरी टेल जैसी सिचुएशन। आपके घर में कोई बाहर से आया, रह रहा है कब्जा करके, आप उसके लिए सारी चीजें कर रहे हो और वो आपसे रेंट भी ले रहा है। क्या खूब सिस्टम बना रखा है। ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स मिलके यही कर रहे थे। 15% लैंड में, जो भी एक लैंड का एक प्लॉट में, स्टेट जो है, स्टेट यानी प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, तो उस प्लॉट में 15% है ना लैंड में सिर्फ और सिर्फ इंडिगो उगेगा, और वो पूरी की पूरी जो उपज है, हार्वेस्ट है, वो जाएगी लैंडलॉर्ड्स के पास, ब्रिटिश के पास, ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास। क्यों? रेंट देना है भाई जमीन का, उस पर काम कर रहे हो, शेयर क्रॉपिंग कर रहे हो, और शेयर क्रॉपिंग में भी शेयर हो रहा है, बड़ा हिस्सा जा रहा है लैंडलॉर्ड्स के पास। थोड़ा सा उस उपजाऊ धरती में जो 15% के अलावा 85% में जो थोड़ा बहुत बच रहा है, वो जाएगा किसके पास? शेयर क्रॉपर्स के पास, गरीबों के पास। किया ही क्या है? क्या किया है? थोड़ी सी मेहनत ही तो की है ना। तो इसीलिए ये अन्याय उनके साथ हो रहा था, और बड़े बड़े लार्ज एस्टेट्स में ये लैंड डिवाइडेड थी। लार्ज एस्टेट्स में लैंड डिवाइडेड थी, जिनके मालिक कौन थे? इंग्लिशमैन, जिन पे काम करते थे इंडियन टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन होते हैं? पर्सन हु ऑक्यूपाइज लैंड और प्रॉपर्टी रेंटेड फ्रॉम अ लैंडलॉर्ड। किराएदार जिसे कह लो, ठीक है, या मैंने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, उस पे मैं अपना काम कर रहा हूं, है ना, टेनेंट हो गए। अब कमर्शियल क्रॉप कौन सी थी? चीफ कमर्शियल क्रॉप थी इंडिगो, नील, ठीक है, और इनको कंपेल किया जाता था कि 3/20 यानी 15%, 3/20 हो गया, थोड़ी सी मैथ्स मुझे भी आती है यार, ठीक है 3/20 3/20 हिस्सा जाएगा किसको? यानी कि 15% हिस्सा उस पे इंडिगो उगानी, और वो पूरा का पूरा रेंट के रूप में जाएगा। कंपेल किया जाता था, ठीक है, दे वर कंपेल्ड,
ठीक है। अब वेरी सून, प्रेजेंटली का मतलब वेरी सून, वेरी सून उनको क्या पता चला लैंडलॉर्ड्स को, जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो, आर्टिफिशियल इंडिगो बनाया जा रहा है फैक्ट्रीज में, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में बन सकता है, कम प्राइस पे बन सकता है और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। अब इन्होंने क्या किया भाई, देखो ब्रिटेन यूरोप में है, जर्मनी यूरोप में है, तो है ना, मतलब एक ही कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है, इनको पता चल गया कि भाई हमारे यहां पे हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, सिंथेटिक इंडिगो बनाया जा रहा है, यानी हम भी वो टेक्निक ला सकते हैं, वो सस्ती पड़ेगी, बेचने में महंगी बेचो और मुनाफा ज्यादा कमाओ। इनको लगा ये जो नेचुरल इंडिगो है ये बड़ा बेकार सा सिस्टम है, इस सिस्टम से निजात हम लोग भी पा जाएंगे और इनको इनकी लैंड वापस दे देंगे, वैसे भी किसी काम की नहीं है। ये लोग चाल खेलते हैं। क्या चाल खेलते हैं? द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, वेट लेट मी एनलार्ज इट, that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. वाह जी वाह। अब देखो ये जो लोग आपके घर में आके जबरदस्ती बैठे थे ना, ये कहते हैं हम आपका घर छोड़ देंगे, जाओ जाओ, हमने आपका घर त्याग दिया, लेकिन इसके बदले में हमें क्या चाहिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम बेघर हो जाएंगे, हम आपको अपना घर दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, आप हमें उसका मुआवजा दो, आप हमें उसकी क्षतिपूर्ति दो। हद हो गई यार, घोर अन्याय है ना, ये तो अखंड मूर्खता है कि भाई मेरा घर, उस पे मालिकाना हक मुझे देने के लिए, वापस लौटाने के लिए मैं ही आपको पैसे दूं कि भाई ये लो, है ना, ये एक हर्जाना मैंने आपको दिया, ये क्षतिपूर्ति, ये कॉम्पनसेशन मैंने आपको दिया। तो ये लोग कह रहे हैं 15% जो हमारे पास रेंट आता था, जो शेयर क्रॉपिंग का हिस्सा आता था, वो अब हमें मिलना बंद हो जाएगा। हम आपको लैंड दे रहे हैं तो हमें एक मुश्त, एक लमसम अमाउंट क्षतिपूर्ति की दे दो। ऐसा उन्होंने सिस्टम बना दिया कि लैंड आप रखो, हमें ये दे दीजिए। भाई साहब ये तो बड़ा गजब दांव खेला। अब यहां पे दो तरह के पेजेंट्स थे, एक जो बिल्कुल बेचारे, जिनको लग रहा था कि है ना पानी अब है ना नाक से ऊपर निकल रहा है, बर्दाश्त से बाहर है ये अत्याचार, क्योंकि शेयर क्रॉपिंग वाला सिस्टम बड़ा अक्षम था, है ना, बहुत ही अक्षम था, यानी इरिटेटिंग, अनोइंग था। निजात पाना चाहते थे कि यार छुटकारा मिले, पिंड छूटे इस है ना इस इरिटेटिंग, इस परेशानी वाले है ना सिस्टम से। तो कुछ लोगों ने राजी राजी बोला हाँ यार दे देंगे, जहां से भी हो, अपने आप को गिरवी रख के भी पैसे लाके देंगे ना तो भी दे देंगे, है ना, हमारी लैंड हमारे पास आए और इस सिस्टम से हमें निजात मिले। लेकिन वो बेचारे समझदार नहीं थे, उन्होंने हाँ भर दी। कुछ लोग थोड़े पढ़े लिखे थे या कुछ थोड़े समझदार थे, उनको कुछ घपला लगा, उन्होंने कहा यार ये तो अन्याय वाली बात है। तो उन्होंने रेजिस्ट किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉयर्स हायर किए। उन्होंने कहा हम इतने जल्दी छोड़ेंगे नहीं, दोज राइट। सो द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज irksome टू द पेजेंट्स एंड मेनी साइंड विलिंगली, राजी राजी कुछ लोगों ने तो साइन कर दिया कि हाँ ये लो हम पैसा दे देंगे, आप हमारे जमीन हमें लौटाओ। लेकिन जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, दोज हु रेजिस्टेड, दे एंगेज लॉयर्स। लैंडलॉर्ड्स ने ठग हायर कर लिए। लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, ठगी करके, मारपीट करके, जबरदस्ती उगलवाने वाले लोग हायर किए, है ना, बेवकूफ बनाने वाले लोग हायर किए। कुछ पेजेंट्स ने इस सिस्टम के खिलाफ लॉयर हायर किए और लैंडलॉर्ड्स ने ठग हायर किए कि इनकी ठगी से ठगी करके अब इनसे हम ये है ना जो पैसा है वो निकलवा लेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन मीनवाइल अब क्या हुआ, देखो ट्विस्ट आता है। सिंथेटिक इंडिगो वाली खबर उन किसानों पे तक पहुंच जाती है जिन्होंने वो अग्रीमेंट साइन कर दिया कि लैंड हमें दे दो, हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। पैसा तो उन्होंने दे दिया। अब उनको पता चला भाई ये पैसा तो गलत दिया है। अब उनको पता चलता है कि अच्छा इसलिए इन्होंने हमें क्या किया है, हमें अपनी लैंड वापस दी है, क्योंकि हमारी लैंड पे उगने वाला इंडिगो ज्यादा टाइम लेता है, महंगा बिकता है, प्रॉफिट कम होता है। सिंथेटिक इंडिगो जल्दी बनेगा, सस्ता बनेगा, महंगा बिकेगा, ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट ज्यादा देगा, इसलिए इन्होंने हमें अपनी लैंड वापस दे दी।
सिंथेटिक इंडिगो वाली जब बात उन पेजेंट्स तक पहुंचती है, उन किसानों तक पहुंचती है जो पैसा देके लैंड वापस ले चुके थे, वो अब अपना पैसा वापस मांगते हैं और कहते हैं अब हमें अपना पैसा वापस दो भाई, ये तो आपने ठगी की है हमारे साथ। यहां एंट्री लेते हैं हमारे ऋतिक रोशन साहब। नहीं नहीं, महात्मा गांधी। इस सीन पे महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो में एंट्री करते हैं, है ना, ग्रैंड एंट्री होती है उनकी, और यहां हो जाता है इंटरवल। ठीक है, तो ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट ही आता है यहां इस सीन में, गांधी जी है ना यहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब गांधी, अच्छा थैंक यू प्रथमेश, राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू, थैंक यू। सो यहां गांधी, नाउ एट दिस पॉइंट गांधी arrived in the Champaran case. He arrived in Champaran. Okay. Now he began by trying to get facts. देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद लॉयर थे इसलिए लॉयर जैसा ही दिमाग चला के उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, तथ्य इकट्ठा करने शुरू किए, है ना, एकत्रित करने शुरू किए कि भाई तथ्यों के बगैर लड़ाई नहीं लड़ सकते, तथ्य होने चाहिए। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट वाइसरॉय को भेजते थे, हालांकि ब्रिटिशर्स थे लेकिन फिर भी भेजते थे कि देखो ये चीजें मैं कर रहा हूं, आपकी आंखों के सामने हो रही हैं, आपकी नजर में रहना चाहिए, आपके है ना ज्ञान में रहना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं, आपकी खबर, आपको खबर पहुंचा के कर रहा हूं। ठीक है, तो सारी चीजें विद फैक्ट, है ना, विद फैक्ट एंड फिगर्स, राइट, वो किए जा रहे थे। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, राइट। नाउ सबसे पहले वो कहां जाते हैं, सबसे पहले वो सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के पास जाते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो था उसके सेक्रेटरी के पास जाते हैं कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहता है मैं आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन ना दूंगा। वो कहता है ताऊ मैं यहीं का आदमी हूं, तू बाहर से आया है, अब मेरे को समझाने लग रहा है कि मैं बाहर से आया हूं, है आउटसाइडर तुम हो भाई, हेलो गिव मी अ ब्रेक, आउटसाइडर, सीरियसली मैं आउटसाइडर हूं। गांधी कहते हैं मैं आउटसाइडर कैसे हूं भाई, तुम आउटसाइडर हो, यहां के लोगों के साथ मेरी चमड़ी का रंग मिलाओ, मैं तो इनके साथ मैच करता हूं, तुम अलग दिखते हो एकदम, है ना, यू पीपल आर आउटसाइडर, आई एम नॉट एन आउटसाइडर, आई हैव ऑल द राइट्स इन द वर्ल्ड टू बी इंफॉर्म्ड, टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। तो वो कहते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है मैं आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। गांधी जी कहते हैं ही वाज नो आउटसाइडर, राइट, वो आउटसाइडर थोड़ी है, आउटसाइडर तो तुम हो बेटा, चलते बनो यहां से, इंफॉर्मेशन लेने आया हूं, लेके रहूंगा इंफॉर्मेशन, राइट। गांधी कहते हैं मैं आउटसाइडर नहीं हूं। फिर गांधी क्या करते हैं, वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर तिरहुत, जो पूरा एरिया था जिसके अंडर में चंपारण आता था, उसके है ना कमिश्नर से मिलते हैं। वो कमिश्नर और 2 कदम आगे, मना नहीं करता, कहता है निकल यहां से वरना मार खाएगा, मारपीट करने पे उतारू हो जाता है। He tried to bully. Gandhi reports that he proceeded to bully यानी फोर्स, धक्का मुक्की करना, right, to push around, to harass and advise me forthwith to leave तिरहुत वहां से छोड़ के भाग जा जितनी जल्दी हो सकता है। forthwith का मतलब है immediately। कहता है वो कमिश्नर कहता है भाग यहां से वरना मारपीट करेंगे, है ना, बुरी तरह से हड्डियां तोड़ देंगे। तो वो मारपीट करने पे उतारू हो जाता है। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का सेक्रेटरी तो कहता है कि मैं आउटसाइडर को दे नहीं सकता इंफॉर्मेशन। ये जो कमिश्नर होता है, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो होता है, वो और 1 कदम आगे मारपीट करने पे मैन हैंडल करता है, उनको इल ट्रीट करता है, राइट। ओके, नाउ हियर वी टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक वी विल बी बैक अगेन, राइट, और हम इसका सेकेंड पार्ट लेंगे, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट लेंगे। विवेक कुमार, यू आर फ्रॉम बिहार, सो बाय बर्थ यू आर इंटेलिजेंट। बिहारीज आर बिग टाइम इंटेलिजेंट पीपल यार, है ना, और ज्ञान का वहां पे आधारशिला रखी हुई थी यार, नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज वगैरह। बिहारी लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं भाई, IAS आज भी सबसे ज्यादा वहीं से निकलते हैं। सो विल कंटिन्यू इन द सेकंड पार्ट, राइट, टेक अ ब्रेक, और 5-10 मिनट में क्लास वापस स्टार्ट होगी। ओके, चलिए, थैंक यू।